जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे फिर से कि शानदार हैं, बढ़िया हैं। तो दोस्त 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज तीसरी कक्षा है और तीसरी कक्षा में आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सा टॉपिक है जिसका नाम है वर्णमाला। उम्मीद करूंगा आप सारे प्रश्नों के सही उत्तर देंगे और वर्णमाला से बनने वाले सभी संभावित प्रश्न हम इस कक्षा में कर लेंगे। तो मैं आपका स्कोर आज, क्योंकि वर्णमाला आप सबसे पहले भी पढ़ते हैं, सबसे सुदृढ़ अध्याय भी आपका ये होता है अगर मैं बात करूं, और अक्सर हर बच्चा इसी से शुरुआत करता है, तो माना जाता है कि ये काफी आपका इस पर जो पकड़ है वो बड़ी शानदार होगी। तो एक बार थम्स अप करके बताइए कि आज के 37 प्रश्न आप बनाएंगे, कि आज का जो आपका स्कोर रहेगा वो 37/37 रहेगा और पूरे प्रश्न आप करेंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं, ठीक है। तो देखने योग्य बात होगी, बाद में क्लास के बाद में स्कोर बताना होगा सबको, ठीक है। तो 2 कक्षाएं हो चुकी हैं हमारी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय की। आज की कक्षा हमारी है आपका दोस्त कौन सी, ये है वर्णमाला की, और कल 1 अगस्त को आपका लिंग वचन और काल कारक होगा, ठीक है। लिंग वचन काल कारक से बनने वाले प्रश्न होंगे, तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्नों को, गलती की गुंजाइश मेरे साथ ही ना रहे। आज का पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वो क्या आपका स्वर्ण होता है, उच्चारण होता है, पद होता है या शब्द होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई भैया हम कहेंगे वर्ण होता है। क्या बोलेंगे? और वर्ण कैसी इकाई होती है भाषा की सबसे छोटी? लिखित इकाई होती है। कैसी होती है? ये लिखित इकाई होती है। और अगर मौखिक पूछे तो ध्वनि कह देंगे। मौखिक पूछेगा तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो मुख से बोला जाए तो वो होती है आपकी ध्वनि, क्योंकि ध्वनि तो मुख से। लेकिन जैसे ही लिख दिया तो क्या हो गया? लिखित इकाई हो गई। अच्छा, वर्ण की अगर हम बात करते हैं साथी, तो यदि, जैसे मैंने कहा, मुख से ध्वनि पैदा होती है। ध्वनि जो होती है, ध्वनि को यदि हम लिख दें तो अक्षर बन जाता है, लिखित रूप उसका अक्षर हो जाता है। अक्षरों से जुड़ के क्या बनता है? शब्द बनता है। तो किसी भी भाषा की जो साथी सार्थक इकाई होती है, अक्षरों का अपना अर्थ नहीं होता, अर्थ तो किसका होता है? शब्द का होता है। शब्द जुड़ करके साथी क्या बनाते हैं? कुछ पदबंध बनाते हैं। पदबंध जुड़ करके क्या बनाते हैं? उपवाक्य बनाते हैं, उपवाक्य। और उपवाक्य जुड़ करके क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। जो वाक्य की क्या बोलेंगे, जो आपका भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई बन जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो इस तरह से ये क्रम होता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह अर्थात आपका ए, आ, ई, दीर्घी, उ, दीर्घ, री, ए, आय, ओ, औ, ये सब क्या है? लिपि चिन्ह। का, खा, गा, गा, अंगा। तो ये सब क्या है? आपके लिपि चिन्ह है, और इनको हम क्या बोलेंगे दोस्त? इसी को हम नाम देते हैं वर्णमाला, ठीक है। क्या होगा? लिपि चिन्हों का क्रम से। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी क्या के बाद आप गए थोड़ी ना लिख दोगे, क्या के बाद खे ही लिखा जाएगा। तो यानी एक क्रम से लिखे जाते हैं सदैव। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? कितनी है बताएंगे? कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो कुल वर्ण लिपि कहें तो क्या कहेंगे भैया? उत्तर आएगा हमारा 52। अब ये 52 कैसे कैसे होती है मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया स्वर, मैं आपसे पूछूं स्वर कुल कितने होते हैं, तो आप कहेंगे स्वर भैया जो होते हैं हमारे 11 होते हैं। 11 स्वर जानते हैं सभी कौन कौन से होते हैं आपका? 11 स्वर कौन कौन से होते हैं हमारा? आ, ठीक है, आ, लघु ई, फिर दीर्घ ई, आपका दीर्घ ई होता है, उसके बाद में लघु उ, फिर दीर्घ उ, और फिर होता है हमारा री। फिर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। इस तरह ये 11 होते हैं। क्या बोलेंगे? 11 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन कितने होते हैं दोस्त? व्यंजन कितने होते हैं भैया? व्यंजन की संख्या भाई साहब 33 होती है। कौन कौन से व्यंजन होते हैं? कैसे लेकर के? कै, ख, ग, घ, अंगा, चा, छ, जा, झ, अइया, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, था, दा, धा, ना, पा, 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 भा और मा होता है। उसके बाद में क्या होते हैं आपके? या, रा, ला, वा, जिनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इनका नाम क्या है? प्रश्न आएगा इनसे। और फिर होते हैं हमारे शा, सा, ता, हा। ये सभी क्या होते हैं? इनका नाम बताएं जरा भैया। इनको हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। तो 33 और 11 कितने हुए? 33 और 11 कितने हो गए दोस्त? तो आप कहेंगे भैया ये 44 हुए, यानी 8 और बचे हुए हैं। उसमें 4 संयुक्त होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे संयुक्त व्यंजन भैया का शा होता है, ठीक है, त्रा होता है आपका, ये क्या बोलेंगे इसको? जिया, यानी जिया बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये जिया होता है, और एक श्रा, श्रा श्रमिक होता है। तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? ये 4 हो गए। अभी भी 48 हुए, तो और बाकी बचे हुए 4 आप बताएंगे कौन कौन से हैं। एक होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण अर्थात ताड़नजात जिनको हम कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से? अड़ा और अढ़ा होते हैं, जिनमें आपने देखा होगा नीचे किसका प्रयोग होता है आपका? नीचे ताड़नजात बिंदु का प्रयोग होता है, डे और ढे होते हैं। और 2 होते हैं आपका अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं भैया? एक तो अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है, ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर, और एक विसर्ग होता है। तो कितनी संख्या हुई? 4, 2 और 2। हम सब करें 52 क्लियर है। 52 कैसे होते हैं कुल? कुल 52 कैसे होते हैं ये बात जानते हैं आप? बोलेंगे जी भैया नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? नोटिफिकेशन दोस्त बंद कर दिया है, नोटिफिकेशन डालना अब बंद कर दिया है, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा कक्षाएं होगी तो नोटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा, फिर आपकी कक्षा नहीं होती तो फिर वो डिस्टर्ब होता है। जिस बच्चे कक्षा नहीं लेनी उसको डिस्टर्बेंस होता है, तो क्यों ही उस पर अतिरिक्त एक दबाव बनाना है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर जब हम बात करते हैं तो 2, 3, 4 या फिर 5 होते हैं। तो मात्रा के आधार पर हमेशा कहेंगे 3 होते हैं जी। एक हश्व, जिनको हम लघु स्वर भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? लघु स्वर भी भैया हम कहते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से? दीर्घ स्वर होते हैं। और तीसरा आपका प्लुत, प्लुत स्वर होते हैं। तो हश्व स्वर कौन से होंगे बताएं एक बार। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हश्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, तो क्या उत्तर देंगे? हश्व स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे भैया 4 होती है। आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री, ये चारों क्या हैं? आपके लघु स्वर हैं। मैं आपसे पूछूं दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की, तो आप बाकी के कितने बचे आपका? तो जो बाकी के 7 हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। दीर्घ आ हो, दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो, और चारों के चारों संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ हो जाएंगे, ठीक है। प्लुत स्वर क्या होता है? जो 3 गुना समय लेता है हस्व स्वर से, ये 2 गुना समय लेता है। इसकी दीर्घ स्वर को हम 2 मात्राओं वाला भी कहते हैं। जैसे आ की कितनी मात्राएं गिनते हैं आप छंद में, या दीर्घ की कितनी मात्राएं गिनते हैं, दीर्घ ऊ की कितनी मात्राएं गिनते हैं, तो हम कहेंगे भैया हम इन सब की 2 मात्राएं गिनते हैं। कैसी मात्राएं गिनते हैं? 2 मात्राएं इनकी हम गिनते हैं। ये छोटा पहले आगे आ जाएगा, ठीक है। और लघु स्वर की कितनी मात्रा होती है आप बता सकते हैं मुझे? लघु स्वर की कितनी मात्राएं गिनी जाती हैं?
क्या उत्तर आएगा सबका? तो लघु स्वर की भैया एक मात्रा गिनी जाती है। किस समूह में सभी स्वर जो है वो दीर्घ स्वर हैं? बताएंगे जी। दीर्घ स्वर होने चाहिए, तो ये तो दीर्घ स्वर नहीं है। क्या ये दीर्घ स्वर है आपका? अगर हम बात करें क्या ये लघु ई क्या दीर्घ स्वर है? क्या री दीर्घ स्वर है? नहीं जी भैया, ये लघु स्वर हैं। सभी के सभी दीर्घ स्वर हैं किसमें? आपका 5 में। क्या बोलेंगे? 5 में दीर्घ स्वर है आपका। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? संयुक्त का मतलब जो जुड़ के बना है, और जुड़ के बना है ऐसा कौन सा है? जैसे हम देखें भैया, तो संयुक्त स्वर किसको माना गया है? क्या आ को माना गया है संयुक्त स्वर? तो जो समान से मिलकर जुड़े वो संयुक्त स्वर नहीं है, ये तो दीर्घ स्वर की परिभाषा होगी। तो समान से ना जुड़े, क्या बोलेंगे? आ के साथ में आपका, आ के साथ में 4 प्रवृत्ति 4 वर्ण होते हैं आपके, जैसे लघु ई जुड़ जाए, या स्वयं ए जुड़ जाए, या आपका ए के साथ में दोस्त क्या हो जाए? आपका ओ जुड़ जाए, या फिर ओ जुड़ जाए। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये लघु ए, दीर्घ ए, देखना दीर्घ ए कैसे बनता है? अपने छोटे से जुड़ के। और ऊ कैसे बनता है? ये आपका, सॉरी, कैसे जुड़ता है? ए धन ऊ से जुड़ता है, और ए कैसे जुड़ता है? आपका औ बना देता है। यानी जब दीर्घ बनता है तो ए तो एक तरफ पक्का है ही, इसको तो याद करने की ही जरूरत नहीं। बाकी क्या, इसकी प्रवृत्ति याद रखें और इसकी याद रखें। दीर्घ को तो लघु से बनाया जाएगा, दीर्घ को लघु से बनाया जाएगा। तो ये 4 होते हैं। तो इन 4 में से कौन सा विकल्प डी एकदम से सही होगा, जो किससे बनेगा? आपका ए धन ए से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आइए। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? कौन सा भेद नहीं आएगा इसके अंतर्गत? अग्र स्वर होता है क्या? मध्य स्वर होता है जीभ के आधार पर, पश्च स्वर होता है, विव्रत स्वर नहीं होता। विव्रत स्वर तो मुख खुलने के आधार पर होता है। विव्रत कभी भी पूछेगा, विम्रत, संव्रत, अर्धसंव्रत, अर्धविम्रत, ये सब होते हैं मुख खुलने के आधार पर साथी। किसके आधार पर होते हैं? मुख खुलने के आधार पर। अच्छा, अग्र स्वरों की कुल संख्या कितनी है ये बताएं। अग्र स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो अग्र स्वर होते हैं भैया, अगर हम बात करने लग जाएं आपसे कि अग्र स्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, जो छोटे वाले हैं, यानी छोटी ई, दीर्घ ई, ए और ए जो आगे की तरफ गिरते हैं। मध्य स्वर की कुल संख्या तो कितनी संख्या हुई इनकी? 4 हुई। मध्य स्वर ए होता है, जिसको उदासीन स्वर भी कहते हैं। पूछे मध्य स्वर की कुल संख्या कितनी, तो सिर्फ 1 होगी। कितनी होगी भैया? सिर्फ 1 होगी। आपसे पूछे पश्च स्वर कितने हो गए आपके? आ बच गया, वो पश्च स्वर होगा ऊ, दीर्घ ऊ, आपका ओ और दीर्घ औ। सिर्फ जीभ के आधार पर री का वर्गीकरण नहीं किया जाता। तो ये संख्या है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो मुख खुलने के आधार पर होता है विव्रत स्वर। आप मुझे बता सकते हैं विव्रत स्वर कौन सा होता है? तो विव्रत स्वर होता है जी आ। कितने दोस्त मुझे अर्ध विव्रत बता सकते हैं? अर्ध विव्रत स्वर में कौन कौन से आते हैं? अर्ध विव्रत होते हैं भैया आपका कौन कौन से? ए होता है, अय होता है, ओ होता है, आगत स्वर वाला ओ, और दीर्घ ओ होता है। अगर मैं पूछूं अर्ध संव्रत कौन कौन से होते हैं, जरा सोच के बताइए, अर्ध संव्रत कौन कौन से होंगे? ए, अरे भूल चुके हो या याद है सब? अर्ध संव्रत, या बात करें संव्रत कौन कौन से होंगे, तो संव्रत में ई और ऊ आते हैं। ई, दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ आते हैं। क्या बोलेंगे? ये मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, संव्रत, विव्रत, अर्ध संव्रत, अर्ध विव्रत होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नेक्स्ट है जी, अर्धविव्रत स्वर कौन सा है? यही प्रश्न आया। अर्धविव्रत में कौन कौन जाएंगे दोस्त आपका? अभी मैंने बताया ए होता है आपका, अय होता है, औ आगत होता है, ठीक है, और औ होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका भैया? अय बन जाएगा अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। ठीक है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है? मूर्धा, तो कैसे याद करते थे मूर्धा वाले स्थानों को? केटीएम 2 कैसे बोलते थे? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कैसे मतलब क्या होता है आपका? का खा, गा घा और अंगा। अब मैं कुछ खाली स्थान छोड़ने वाला हूं जो तुमको पूरे करने हैं, ध्यान से करना। ठीक है, क्या खा यहाँ पे बताइए, चा यहाँ पे बताइए क्या आएगा? यहाँ पर बीच में जो खाली स्थान मैंने छोड़ा है, चा छा जा झा, क्या बोलेंगे? अय्या आएगा। और इससे आगे चलते हैं तो आता है री, एक खाली स्थान मैं यहाँ पर छोड़ूंगा, ये हो गया आपका। यहाँ के पूरे मैं कर देता हूँ, ए आ हा और विसर्ग होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्या? टा ठा डा ढा अणा। ठीक है, क्या बोलेंगे? सॉरी मैंने री से लिख दिया। क्या बोलेंगे? यहाँ पर आता है आपका ई, दीर्घ ई, खाली स्थान यहाँ पर छोड़ेंगे, ये बताना है। आप बताइए री, रा और से, बीच में खाली स्थान में क्या रखेंगे? फिर आता है आपका क्या बोलेंगे? ता था ता, क्या बोलेंगे आपका? क्या बोलेंगे? ता था दा धा ना। ठीक है, और ला, ला खाली स्थान क्या आएगा ये बताएंगे। फिर मैं बोलूँ पा पा बा भा मा, और यहाँ पर ऊ और खाली स्थान। तो स्वरों को भी रखते हैं हम हमेशा उच्चारण में। तो मुझे बताना कौन सा आता है। तो इसको तो हम बोलते हैं कैसे, क्या होता है आपका? कंठ, टी से क्या होता है आपका? तालु, तालु होता है। मैं से होता है आपका मूर्धन्य, जो मूर्धा से बोले जाते हैं। फिर होता है आपका दंत, जो दांतों से बोले जाते हैं। और ओ से होता है आपका साथी क्या? उष्ठ। क्या होता है? उष्ठ होता है भैया। तो मुझे बताइए यहाँ पर खाली स्थान में, तो यहाँ तो ये आएगा, यहाँ पर छ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका? रे आएगा, यहाँ पर से आएगा आपका, और यहाँ पर दीर्घ आएगा। तो ये सभी स्वर हैं, स्वरों को इस तरह बांटते हैं। तो कैसे याद करते थे हम? ए आ है विवाह, एक रूट वर्ड बनाते थे, विवाह। वी विसर्ग हो गया, ठीक है। आ हो गया आपका, भाई वह तो याद नहीं रखेंगे ना। है हो गया, विवाह किसका? ईएस का, ऐसे याद रखिए। ईएस कैसे बनेगा? छोटी ई, और फिर क्या? दीर्घ ई, फिर ये और रे, और फिर क्या मैं बताता था? ईएस बन गया ऋषि, ऋषि बन गया। तो ऋषि के लिए क्या क्या? रे, तो उसका भी रे और शय षटकोण। और ऋषि बन के आदमी कैसा बन जाता है? लाश जैसा जी, लाश सूख जाता है ना ऋषि आदमी एकदम। जी भैया, आ तो हम वहां ले चुके, तो आ को तो नहीं गिनेंगे ना यहाँ। जी भैया, विवाह में आ को हम गिन चुके, तो ले और से, तो लाश बन गया, विवाह था ईएस का, ईएस बन गया ऋषि, ऋषि बन के हो गया लाश जैसा। और जब दूल्हा बन के गया होगा तो उसको कैसे, उसकी सालियां कैसे कहती होंगी? ऊ, ये कैसा दूल्हा, सूखा सा, लाश जैसा दूल्हा। ठीक है, तो ये सब हमारे उच्चारण स्थान है। तो मूर्धा किसका होगा? टेट है, डेड है। अब देख लीजिए मूर्धा किसमें आएगा आपका? टेट है, शय और रे आते हैं। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा साथी? एकदम से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प एकदम से, ये सब जानते हैं।
सब जानते हैं और अभी क्या बोलेंगे इससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनने लग गए हैं। जैसे ये आपका रे और ये यहाँ पर री और शी से पूछ लिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस से का उच्चारण स्थान क्या लिखते हैं आप? जरा बताइए मुझे। इस सा का उच्चारण स्थान क्या लिखते हैं आप? ध्यान से देखिए उधर, छांट के उत्तर बताइए। भैया तालव्य लिख देते। क्या लिख देते? तालव्य। मैं पूछूं है का उच्चारण स्थान आप क्या लिखते? भैया कंठ लिख देते। चै छह सब जानते हैं, चै छह सब जानते हैं, ठीक है। सा का उच्चारण स्थान क्या लिखते हैं आप? सा को पहचानिए कहां पर है? दंत में है। आंखें बंद करके विवाह, ईयस, ईयस, ऋषि, लास और उ ऐसे उत्तर मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा होगा? यानी कंठ तालव्य कौन से होते हैं? जो कंठ से और तालु दोनों से बोले जाएं। अब आप कंठ वाले भी जानते हैं, कंठ वाले पहले के टी एम दो, के टी एम कंठ और फिर क्या होता है टी फोर तालु। तो कौन सा है? तो ऊ है क्या? क्या औ है आपका? क्या औ होगा? तो आप कहेंगे नहीं भैया, तो कै और इस वर्ग से बोला जाएगा। मैंने बताया ऐ कैसे बनता है? ए और ई से बनता है। किससे बनता है? ए और ई से बनता है। किससे बनता है? ए और ई से बनता है। तो ए को पहचानिए किस वर्ण में है? ए को देख के बताइए मुझे। तो विवाह में आएगा भैया ए तो अर्थात कंठ से बोला जाता है। और ई को देख के बताइए भैया जी तालु से बोला जाता है। तो कंठ और तालु दोनों की मदद से जो बोले जाएं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कंठ तालव्य कह देंगे। क्या कह देंगे? कंठ तालव्य कह देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी किसी को बोलेंगे आगे? नेक्स्ट आए ई दीर्घ ई, चा, छ, जा, झा, अइया आदि का उच्चारण किससे होता है? दिखाएं ऊपर, क्या बोले? ऊपर बच्चे ने कुछ लिखा है, साथ ही उत्तर दें बस। भैया कृपया मार्गदर्शन करें, विशेषण के 4 प्रकार बताएं। मैंने किताब में 5 पढ़े थे दोस्त, अभी अधिकांश विद्वानों ने उसको स्वीकार नहीं किया है। जैसे स्थान का बोध होता है मैनपुरी, जयपुरी, राजस्थानी, बनारसी, तो इसको बहुत सारे विद्वान लिखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण अलग से बना के। लेकिन कभी भी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप विशेषण के 4 ही प्रकार लिखेंगे। यूपीएसआई 2021 में मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को यही बात स्पष्ट करके समझाई थी कि परीक्षा में 4 लिख के आना है। लेकिन तभी भी कई बच्चे जो है 5 चुन के आए, क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण आजकल चर्चा में है, उसको भी कई लोग करते हैं। तो व्यक्तिवाचक विशेषण अभी हिंदी भाषा में स्वीकार्य नहीं हुआ है। हो सकता है आगे वाले समय में विद्वान उसको स्वीकार कर लें, लेकिन अभी नहीं है साथी। अभी आप कहेंगे, ठीक है, अभी आप कहेंगे दोस्त उत्तर देने हैं, सिर्फ अन्य बातें नहीं करनी है कि भैया 8वां जो है, 8वां और छठा 5वां इसका उत्तर क्या होगा, ये वो हो गया। सिर्फ उत्तर देने हैं, अतिरिक्त बातें नहीं करनी है, मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। तो ई से ही समझ गए क्या? विवाह किसका? ईएस का। और ईएस किस में आता है साथी आपका? ईएस तो दूसरी है, तो के टी और टी से क्या हो जाता है? तालव्य हो जाता है, तालव्य हो जाता है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर्ण वर्ण का उदाहरण कौन सा होगा? कंठोष्ठ कौन से होंगे? जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। तो क्या ऐ होता है? नहीं भैया। ऊ होता है? नहीं जी। री होता है? नहीं जी। ये संयुक्त है। देखना कैसे, मैंने आपको बताया था कैसे बोला जाता है। ए धन, ए धन, ए धन ओ से मिलकर बनता है। जी भैया। लेकिन जब हम बात ओ की करते हैं तो ओ किससे मिलकर बताया था मैंने आपको? ये भैया ए धन ऊ से मिलकर बनता है। जानते हैं सारे दोस्त औ का निर्माण कैसे होता है? संधि भी आप करते होंगे। गुण संधि ए और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? औ बनाते हैं। तो ए कौन सा स्थान है बताएंगे जरा? कंठ में आता है। और गांव में शादी में देख के उसको क्या बोली थी? ओष्ठ से ऊ, ये कैसा धूला आ गया। कंठ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है। क्या बोलेंगे? कंठ ओष्ठ है। ये देखिए ए और ऊ, तो कंठ और ओष्ठ से जुड़ के जो बने वही साथी कंठोष्ठ होता है। क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है जो ओष्ठ से बोला जाएगा? तो क्या बोलेंगे भैया? पा, पा कौन कौन से होते हैं? बार बार भी रिपीट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा देके फिर इसका काम खत्म हो जाएगा। पा, फा, बा, भा, भा, मा। तो क्या बोलेंगे आपका? भैया इसकी जरूरत तो फिर हमें पड़ेगी, इसमें से तो कुछ भी नहीं दिख रहा हमको। तो ये तो बात टाई टाई फिस हो गई, और टाई टाई फिस हो गई तो भैया हम तो जानते हैं ना आगे ऊ और दीर्घ ऊ आते हैं। ऊ और दीर्घ ऊ आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ओ से ओष्ठ है, ऊ हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, कहां से निकलती है हवा? नाक से भी निकलती है, उन्हें उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताएंगे? निर अनुनासिक बोलते हैं, या अनुनासिक बोलेंगे, या फिर मौखिक बोलेंगे, या फिर आपका साथी क्या बोलेंगे? लुंठित स्वर उनको हम कह देंगे। तो भैया नाक से निकले तो अनुनासिक, और ना निकले यानी जिनमें मुख से निकले वो निर अनुनासिक। निर माने ना, ये मुख से निकलने वाले होते हैं, मुख से निकलने वाले, ठीक है। जैसे अनुनासिक स्वरों में किनको रखा जाता है? चंद्रबिंदु आपका हो गया, आ चंद्रबिंदु हो गया, या ई के साथ में आपका चंद्रबिंदु यहाँ पे लगा हुआ नहीं चंद्रबिंदु, लेकिन ये आकृति उसी की बनाता है, उसी की आकी बनाता है। जैसे निर्नुनासिक में हम बात करें, ए, आ और आपका ई होता है, आदि उदाहरण है निर्नुनासिक और अनुनासिक, ठीक है। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अव्रतमुखी है? अव्रतमुखी। तो सबसे पहले देखिए व्रत किसको बोलते हैं? सर्कल, गोला। तो जिनको बोलने में होठ गोल हो जाएं वो व्रतमुखी होते हैं। लेकिन व्रतमुखी नहीं पूछा, उसने पूछा अव्रतमुखी। ए माने ना, जो व्रतमुखी ना हो, जो गोला ना बनाए। तो क्या बोलेंगे भैया? क्या ओ बनाएगा? जी भैया। ऊ बोल के देखो, होठ गोल हो जाएंगे। औ लेकिन ई नहीं बनाएगी। तो जो ना बनाए, जैसे ए नहीं बनाएगा, ये अव्रतमुखी है। आ नहीं बनाएगा, ये अव्रतमुखी है। लेकिन दीर्घ ओ बना देगा, ये व्रतमुखी है। ये क्या है? ये व्रतमुखी है, ठीक है। अरे प्रश्न गलत तो नहीं हुआ अभी कोई? मैंने आपसे कहा था कि 37 में से 37 बना के दिखाने हैं। अभी कोई साथी ऐसा तो नहीं है जिसका प्रश्न कोई गलत हो गया हो? 20 में से स्कोर बताना कितना हुआ है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। क्या? स्वरों के वर्ण। तो स्वर जो वर्ण होते हैं उनकी सहायता से जो हो उसी को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे पहला व्यंजन क्या है? ये कौन से स्वर की सहायता से बोला जाएगा? मेरा प्रश्न आपसे ये है। तो आप क्या बोलेंगे? भैया ये बोला जाएगा कै धन ऐसे बोला जाता है। यानी कि ये क्या है? ये एक व्यंजन रूप है, और ये किसकी मदद से बोला जा रहा है? इसके साथ में स्वर है, ठीक है। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाएगा? हमेशा कोई भी व्यंजन है, मुझे बताइए। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये हम बोल रहे हैं, तो इसमें कौन सा स्वर शामिल है? कौन सा? लघु ई की दीर्घ ई? तो आप कहेंगे भैया इसमें जो व्यंजन शामिल है वो लघु ई है। कौन सा है? वो लघु ई है। गलती नहीं करनी। संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? अब हिंदी वर्णमाला का एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, देखूंगा कितने दोस्तों ने इसे बड़ी विद्वता से पढ़ा था।
क्या बोलेंगे? संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, हमने बात कर ली, छा, त्रा, जा और श्रा होता है। सारे दोस्त जानते हैं इस बात को। ये भी जानते होंगे ये कशा किससे बना है? तो ये कशा जो बनता है ये का धन शय से। इसको छह मत बोला करो, छह तो ये है, ये छा नहीं है, ये कशा है। क्या है? कशा। ये क्या है? आपका त्रा है। क्या बोलते हैं इसको? ये भैया त्रा है, ता धन रै से बनता है। ये क्या बोलोगे इसको? विज्ञान नहीं होता, विज्ञान होता है। ये जिया है। क्यों है ये जिया? क्योंकि ये जय धन अय्या से मिलकर बनता है। क्या बोलेंगे इसको? जिया, जिया। कशा, त्रा, जिया और ये सरा। ठीक है, ये किससे मिलकर बनता है? सा धन रै से मिलकर बनता है। ठीक है, ये तो सब जानते होंगे जी भैया। अब बात आती है साथी किसकी? इनके वर्णमाला में स्थान की। मुझे बताइए वर्णमाला में मैं एक स्थान छोड़ रहा हूं, मुझे बताना किन दो अक्षरों के बीच में त्रा आएगा? ता, था, दा। ध्यान से देखना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, फिर मैंने लिखा छा, 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 त्रा, जा और स्रा। यहां पर कुछ खाली स्थान मैं छोड़ने वाला हूं, मुझे बताना वर्णमाला का यदि हम क्रम लिखें तो किस खाली स्थान में आप त्रै को रखेंगे? किस खाली स्थान में आप त्रा को रखेंगे? वो दो अक्षर आप मुझे बताइए कौन से दो के बीच में लिखेंगे? तो ये अक्षर लिखने आपको मुश्किल हो जाते हैं, इसको नंबर दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन से दो अक्षरों के बीच में रखेंगे? 1 या 2 के बीच में रखोगे, या 6 और 7 के बीच में रखोगे, या 2 और 3 के बीच में रखोगे? बताएंगे जी, किस किस के बीच में रखेंगे? तो सारे साथियों का मैं उत्तर देख पा रहा हूं, और जैसा प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि भैया विद्वता से उत्तर देना है, तो ये दिखाता है कि आप अपने छात्र हैं और आपने आज तक बहुत मेहनत से सब कुछ सीखा है। जी भैया त्रा यहां पर आएगा। क्यों जी? हम तो अक्सर यहां पर पढ़ लेते हैं, आपके पढ़ने से मतलब नहीं है साथी। तो जो संयुक्ताक्षर जिस जिस भी व्यंजन से निर्मित हुआ है उसी के बाद वर्णमाला में आएगा। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा वर्णमाला में छा किसके बाद आएगा? बताइए, वर्णमाला में छा किसके बाद में आएगा? वर्णमाला में छह किसके बाद आता है? अक्सर प्रश्न पूछा गया, यूपीएसआई 2021 जो 2023 में आया, पूछा गया प्रश्न। तो जिससे निर्मित होगा, तो निर्मित किससे हुआ? त्रा ता के बाद आएगा, जिया जा के बाद आएगा और श्रा सा के बाद आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, इनमें से अमानक वर्णों का सही विकल्प कौन सा है? ये अक्सर हिंदी टाइपिंग में भी अब नहीं आता है, लेकिन जब पेपर मिलता है तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है हमेशा। अमानक वर्ण वो हैं जो साथी अब हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं। जो अब हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं, ये मानक वर्ण है जो आज भी प्रयोग होते हैं। जैसे पहले एक री इस तरह का हुआ करता था, ये तो री है, आपने जानते, एक रिली होता था ऐसे, तो वो भी अब प्रयोग नहीं होता है। जो अब प्रयोग ना होते हो वो अमानक वर्ण है। ठीक है, आगे आएंगे। किसका उच्चारण स्थान है जो दंत है? भैया KTM 2 कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, पहले नौकरी पाओ। तो डी से क्या हो गया? दंत हो गया। तो दंत वाले कौन कौन से हैं? ता था दाधा ना, ता था, क्या बोलेंगे? ता, था, दा, धा, ना। और ना के बाद में क्या आता है? ला और सा आते हैं, ला और सा। तो भैया बताइए कौन सा होगा? क्या पै हो जाएगा? नहीं भैया जी, न होगा। गे तो क्या होता है? कंठ होता है। और च क्या होता है? तालव्य होता है। निम्न में से कौन सा समूह है जो सही नहीं दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर? सही नहीं है साथी। तो ओष्ठ बताइए, पा फा बाभा। कंठे बताइए, का खा गा खा। मूर्धन्य बताइए, च छ ज छ। तो क्या मूर्धन्य है ये? नहीं भैया, मूर्धन्य तो नहीं होता। KTM मूर्धन्य तो तीसरे पर आता है। क्या बोलते हैं? कै च टे, टे ठे डे ढे वाले होने चाहिए थे। मूर्धन्य कौन से होते हैं? टा वर्ग होता है, टा वर्ग। और च छ ये क्या होता है फिर? ये भैया तालव्य वर्ग होता है, तालव्य वर्ग होता है। ठीक है, क्या होगा? ये तालव्य होगा। तो यही सी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। स्कोर बताइए, 20/20 कितने साथी चल रहे हैं? थम्स अप करके बताइए तो पता चले कि हाँ, गुंजाइश नहीं है गलती की कोई। जितना बेहतरीन सीखा था भैया, उतना बेहतरीन परफॉर्म करके परीक्षा में भी आएंगे, उतना बेहतरीन करके परीक्षा में भी हम आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो ऊष्म व्यंजन है? जिनको बोलने पे हथेली पर रख के आप बोल के देखिए तो उनसे ऊष्मा गुजरती है। बहुत सारे साथियों के मैं देख पा रहा हूँ 19-20, कई दोस्तों के 18। मेरे दोस्त, ये कई वर्षों का कंपटीशन है बच्चों का। बच्चे बहुत सारे सिंसियर बच्चे तो 3 साढ़े 3 वर्ष से एकदम शानदार तरीके से इसके लिए पढ़ रहे थे। तो आपका एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन को तय करेगा। तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक ही प्रश्न पर कई हजार छात्र निकल जाएंगे मेरिट से। एक ही प्रश्न पर कई हजार छात्र, 2 प्रश्न पर कई हजार छात्र निकल जाएंगे। एक एक प्रश्न तय करेगा आपके स्थान को, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है प्रश्नों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो क्या बताया था भैया? शा 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 है होते हैं। तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण कौन सा है? यानी वो तालव्य भी होना चाहिए, वो महाप्राण भी होना चाहिए, वो घोष भी होना चाहिए। भैया तालव्य तो हम जान, ता, था, दा। ध्यान से देखना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। ता था, दा, धा, ना। ठीक है, फिर मैंने लिखा छा, 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 त्रा, जा और स्रा। यहां पर कुछ खाली स्थान मैं छोड़ने वाला हूं, मुझे बताना वर्णमाला का यदि हम क्रम लिखें तो किस खाली स्थान में आप त्रै को रखेंगे? किस खाली स्थान में आप त्रा को रखेंगे? वो दो अक्षर आप मुझे बताइए कौन से दो के बीच में लिखेंगे? तो ये अक्षर लिखने आपको मुश्किल हो जाते हैं, इसको नंबर दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन से दो अक्षरों के बीच में रखेंगे? 1 या 2 के बीच में रखोगे, या 6 और 7 के बीच में रखोगे, या 2 और 3 के बीच में रखोगे? बताएंगे जी, किस किस के बीच में रखेंगे? तो सारे साथियों का मैं उत्तर देख पा रहा हूं, और जैसा प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि भैया विद्वता से उत्तर देना है, तो ये दिखाता है कि आप अपने छात्र हैं और आपने आज तक बहुत मेहनत से सब कुछ सीखा है। जी भैया त्रा यहाँ पर आएगा। क्यों जी? हम तो अक्सर यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आपके पढ़ने से मतलब नहीं है साथी। तो जो संयुक्ताक्षर जिस जिस भी व्यंजन से निर्मित हुआ है उसी के बाद वर्णमाला में आएगा। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा वर्णमाला में छा किसके बाद आएगा? बताइए, वर्णमाला में छा किसके बाद में आएगा? वर्णमाला में छह किसके बाद आता है? अक्सर प्रश्न पूछा गया, यूपीएसआई 2021 जो 2023 में आया, पूछा गया प्रश्न। तो जिससे निर्मित होगा, तो निर्मित किससे हुआ? त्रा ता के बाद आएगा, जिया जा के बाद आएगा और श्रा सा के बाद आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया, गलती नहीं करेंगे। ठीक है,
इनमें से अमानक वर्णों का सही विकल्प कौन सा है? ये अक्सर हिंदी टाइपिंग में भी अब नहीं आता है, लेकिन जब पेपर मिलता है तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है हमेशा। अमानक वर्ण वो हैं जो साथी अब हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं। जो अब हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं, ये मानक वर्ण है जो आज भी प्रयोग होते हैं। जैसे पहले एक री इस तरह का हुआ करता था, ये तो री है, आपने जानते, एक रिली होता था ऐसे, तो वो भी अब प्रयोग नहीं होता है। जो अब प्रयोग ना होते हो वो अमानक वर्ण है, ठीक है। आगे आएंगे। किसका उच्चारण स्थान है जो दंत है? भैया KTM 2, कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, पहले नौकरी पाओ। तो डी से क्या हो गया? दंत हो गया। तो दंत वाले कौन कौन से हैं? ता था दाधा ना, ता था, क्या बोलेंगे? ता था दा धा ना, और ना के बाद में क्या आता है? ला और सा आते हैं, ला और सा। तो भैया बताइए कौन सा होगा? क्या पै हो जाएगा? नहीं भैया जी, ने होगा। गे तो क्या होता है? कंठे होता है। और चे क्या होता है? तालव्य होता है। निम्न में से कौन सा समूह है जो सही नहीं दिया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर? सही नहीं है साथी। तो ओष्ठ है बताइए, पा फा बा भा। कंठे बताइए, का खा गा खा। मूर्धन्य बताइए, च छ ज छ। तो क्या मूर्धन्य है ये? नहीं भैया, मूर्धन्य तो नहीं होता। KTM मूर्धन्य तो तीसरे पर आता है। क्या बोलते हैं? कै च टे, टे ठे डेढ़ वाले होने चाहिए थे। मूर्धन्य कौन से होते हैं? टा वर्ग होता है, टा वर्ग। और च छ ये क्या होता है फिर? ये भैया तालव्य वर्ग होता है, तालव्य वर्ग होता है, ठीक है। क्या होगा? ये तालव्य होगा। तो यही सी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। स्कोर बताइए। 20/20 कितने साथी चल रहे हैं? हम सब करके बताए तो पता चले कि हाँ, गुंजाइश नहीं है गलती की कोई। जितना बेहतरीन सीखा था भैया, उतना बेहतरीन परफॉर्म करके परीक्षा में भी आएंगे, उतना बेहतरीन करके परीक्षा में भी हम आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो ऊष्म व्यंजन है? जिनको बोलने पे हथेली पर रख के आप बोल के देखिए तो उनसे ऊष्मा गुजरती है। बहुत सारे साथियों के मैं देख पा रहा हूँ 19-20, कई दोस्तों के 18। मेरे दोस्त, ये कई वर्षों का कंपटीशन है बच्चों का। बच्चे बहुत सारे सिंसियर बच्चे तो 3 साढ़े 3 वर्ष से एकदम शानदार तरीके से इसके लिए पढ़ रहे थे। तो आपका एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन को तय करेगा। तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक ही प्रश्न पर कई हजार छात्र निकल जाएंगे मेरिट से। एक ही प्रश्न पर कई हजार छात्र, 2 प्रश्न पर कई हजार 1000 छात्र निकल जाएंगे। एक एक प्रश्न तय करेगा आपके स्थान को, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है प्रश्नों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो क्या बताया था भैया? शा 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 है होते हैं। तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण कौन सा है? यानी वो तालव्य भी होना चाहिए, वो महाप्राण भी होना चाहिए, वो घोष भी होना चाहिए। भैया तालव्य तो हम जान चुके कि तालव्य क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे चा, छा, जा, छा, अय्या, और उसके बाद में क्या बताया था? ई, दीर्घ ई, या और सा सलजम होते हैं। यही है तालव्य। जी भैया। तो मुझे बताइए, क्या इसमें च वर्ग के कौन कौन है? थे का तो कोई मतलब नहीं बनता, ये हमेशा एलिमिनेट करोगे तभी हो पाएगा। ये ठे नहीं हो सकता। जी भैया। तो छह और झ है, छह और झ तो है भैया, ये रहे छह और झ, छह और झ। अच्छा, अब ये बात तो खत्म हो गई जी, चुन लिया। महाप्राण होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 4। 2 और 4 समझते हैं? हम सब करके बताओ मुझे, या समझाना पड़ेगा? 2 4, 2 4 के साथ में जितने भी ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, अभी बताइए, सा सा हा, ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, और साथ में ढ उत्क्षिप्त होता है। तो कभी भी पूछे महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है, तो 15 उत्तर देंगे। महाप्राण वर्ण, प्राणत्व के आधार पर अपनी कॉपी पर लिखिए, महाप्राण वर्णों की कुल संख्या यदि पूछी जाएगी तो भैया 15 लिख के आएंगे। कितना लिख के आएंगे? 15। अब ये 2 4 का क्या चक्कर है, चलो समझा देता हूं, जो साथी ना जानते हो वो भी समझे, अपने कमजोर साथी का हाथ कभी ना छोड़े। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये कौन सा वर्ग है? ये दूसरा है। ये कौन सा है आपका? चौथा है। तो जो 2 और 4 में आएगा वही महाप्राण होगा। 1 3 5 क्या हो जाएंगे? अल्पप्राण। बात क्लियर है? बात क्लियर है साथी? 2 और 4 होना चाहिए उसको, ठीक है। 2 और 4 अब समझ गए ना? 2 4 में क्या बात कर रहा हूं, जो जानते ना हो लेकिन मानते भी ना हो, उनका इलाज कर देंगे। क्या बोलोगे? 15 होते हैं महाप्राण। तो ये 2 और ये कौन सा है भैया? 4, 1 2 3 4 5। अरे यार, ये तो बात फंस गई, बात फंस गई। ये तो दोनों ही महाप्राण भी हैं। अब आते हैं घोष। घोष किन